इसमें ऑल आप रिकॉर्ड मत करिए, मैं कर देता हूँ कल सेटिंग। आज मत करिए आप रिकॉर्ड। अब क्या कोई ऐसा आ रहा है कि ऑप्शन? आप बताइए, आप लोगों के सामने कुछ फ्लैश हो रहा है क्या? यस सर, मेरे इसमें आ रहा है। क्या लिख के आ रहा? सर या तो रिकॉर्ड कर सकते कंटिन्यू, या तो फिर हमारी मीटिंग लीव हो जाएगी। यस सर, ये मेरे पास भी आया था तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो सर कंटिन्यू कर दें? हाँ कर दीजिए। यस सर, अब हट गया। तो आर्टिकल 61 जो है वो कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसको इम्पीच कर सकते हैं। इसका मतलब इम्पीचमेंट बड़े बड़े ओहदों के लिए लगता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी इम्पीच कर सकते हैं हम, हाई कोर्ट के जजों को इम्पीच कर सकते हैं। ये यहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के यहाँ से गया था, तो इसके खिलाफ भी वहां पे इम्पीचमेंट हुआ। इम्पीचमेंट को हिंदी में कहते हैं महाअभियोग। भाई आप महान व्यक्ति हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं, आप पे कोई अभियोग लगाया, हमने कोई चार्जेस लगाए, इसलिए कहा गया महाअभियोग। तो आर्टिकल 61 बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति को हम इम्पीच कर सकते हैं, लेकिन आज तक हमारे देश से किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीच नहीं किया गया है। तो इस पे लगा महाअभियोग। तो महाअभियोग मतलब आपने कुछ अच्छी बुरी बातें की होंगी, इसकी वजह से आप पे चार्जेस लग रहे हैं। जब इस पे महाअभियोग चल रहा था 1788 में वॉरेन हेस्टिंग पे, उसी समय जो शाह आलम सेकंड था, अवध का नवाब, उसके इलाके में गुलाम कादिर खान रोहिल्ला घुस गया था और उसने इलाके को पूरा तहस नहस कर दिया और शाह आलम की आंखें निकाल ली थी। मैंने कल परसों क्लास में बोला था शाह आलम के साथ बड़ा बुरा हुआ था। ठीक है, तो जिस समय इसके साथ महाभियोग चल रहा था उस समय शाह आलम की आंखें निकाल रहा था कौन? ये रोहिल्ला। रोहिल्ला क्यों गुस्साया था इससे? क्योंकि फर्स्ट एंग्लो रोहिल्ला वॉर में, वो कहानी मैंने कल आपको बताई कि जो रोहिल्ला वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था। तो इसके ऊपर चार्जेस क्या क्या लगे थे, ये एक फैक्ट था, इसको भूल जाओ तो कोई गलत नहीं रहेगा। मैंने बता दिया कि यहाँ शाह आलम सेकंड जो कि अवध का नवाब था, जो कि बक्सर के युद्ध में लड़ा था, जिसके साथ इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी, उसका अंत कैसे हुआ। सर एक बार फिर से स्टार्ट से बता दीजिए स्टोरी, कौन सी स्टोरी सुनना है? यज्ञवेश कौन सी स्टोरी सुनना है आपको? मैंने बोला कि भैया ये जो व्यक्ति है वॉरेन हेस्टिंग 1785 में यहाँ से वापस चले गया, इस्तीफा देके गया था, यहाँ से रेजिग्नेशन देके गया था, ये परेशान हो गया था यहाँ की नौकरी से। जब ये वहां गया तो ये दो व्यक्ति थे, फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्ग। इसमें से फ्रांसिस साहब तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक मेंबरान भी थे। तो इन लोगों ने पूरी लॉबिंग की, ब्रिटेन की सांसदों से मिलकर पूरी लॉबिंग की और बोला कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, यहाँ से बहुत करप्शन करके आया, इंडिया से हमने देखा है खुद जाके, मनमर्जी करके आया, इसके खिलाफ इम्पीचमेंट करना है। तो वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू होता है और इसमें दो लोगों का नाम आता है, फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्ग। इन लोगों ने लॉबिंग की थी, इन लोगों ने प्रोसिक्यूशन शुरू किया था, करवाया था। तो क्या क्या चार्जेस थे? पहला चार्जेस ये था रोहिल्ला वॉर, जिसके लिए जो फिलिप फ्रांसिस था उसने भी उंगली की थी कि यार तुमने रोहिल्ला वॉर में तुमने अपनी आर्मी भेजी और वहां पे बड़ा कत्लेआम मचाया, तुम लोगों वहां लड़े नहीं, तुम लोगों ने वहां पे जिसे कहते हैं बारबरिक काम किया, ऐसा कोई इंसान नहीं करता जैसा तुम लोगों ने वहां पे लोगों के साथ किया था। तो रोहिल्ला वॉर का इसके ऊपर चार्जेस था कि रोहिल्ला वॉर में वॉरेन हेस्टिंग ने अपने पर्सनली ले लिया उस वॉर को, और उस वॉर में जरूरत कम की थी, कम फोर्सेस की थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा फोर्सेस वहां डिप्लॉय कर दी और रोहिल्ला वॉर में कई सारे मासूम लोगों को ही मरवा दिया। ये इस पे एक चार्जेस था। दूसरा एक व्यक्ति था नंद कुमार नाम के, ये ब्राह्मण थे। पहली चीज ये ब्राह्मण थे, उस समय जाति धर्म बहुत था। दूसरा ये क्या थे, ये जो बंगाल है, बंगाल के बड़े प्रतिष्ठित, एक तरह से कह सकता हूँ व्यापारी थे, या कह सकता हूँ कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े प्रेस्टिजियस व्यक्ति थे बंगाल के, और जात से ब्राह्मण थे। इनकी कुछ आपस में ठनी होगी वॉरेन हेस्टिंग्स से, कुछ आपसी विवाद हो गया, पैसे का लेन देन का विवाद हो गया। ठीक है, तो इन्होंने, नंद कुमार ने खुलेआम बोल दिया था कि वॉरेन हेस्टिंग घूसखोर है और उसने मुझसे पैसे मांगे। तो भाई वॉरेन हेस्टिंग की छवि पे बात आ गई। तो वॉरेन हेस्टिंग ने अपना इसका एक दोस्त है जिसका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे कौन था? सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस। इसके साथ मिलके नंद कुमार को झूठे केस में फंसाया। उसके बाद नंद कुमार को सजाए मौत दिलवा दी, नंद कुमार को सजाए मौत दिलवा दी और मार दिया। मतलब पहली चीज तो हिंदू धर्म में उस समय तक किसी भी ब्राह्मण को किसी भी अपराध में सजाए मौत नहीं हो सकती थी, पहला बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये सुप्रीम कोर्ट अभी बनाया 1773 में, और इसने भारतीयों को पहली फांसी दे दी।
पहला वर्डिक्ट दे दिया फांसी को और फांसी में चढ़ा भी दिया गया। और ये आरोप लगाया गया कि इसने नंद कुमार ने फ्रॉड किया है, सरकारी पैसे का गबन किया है। तो इस केस में भी हेस्टिंग का नाम आया कि हेस्टिंग ने जाति दुश्मनी निकालते हुए नंद कुमार को फंसवाया और उसको मरवा दिया। लीजा एमपीएस का दोस्त था, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, इन्होंने नंद कुमार को मरवा दिया। तो बड़ा इनफेमस केस था कि हेस्टिंग ने किस ब्राह्मण को मरवाया था या किस ब्राह्मण को सजाए मौत दिलवाई थी अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए। इसका इस पे चार्ज लगा, तुमने नंद कुमार के केस में तुम्हारा हाथ था। दूसरा ये भी था कि नंद कुमार की जो वाइफ थी ना, विधवा, मतलब जो ये तो जेल में बंद था और इसकी वाइफ से हेस्टिंग ने पैसे भी मांगे थे कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे तुम्हारे पति को छुड़वा दूंगा। तो ये सारे केसेस पे चल रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाई वॉरेन हेस्टिंग वॉज इम्पीच्ड, वॉरेन हेस्टिंग पे क्या क्या आरोप लगे थे। आगे देखिए हम, राजा चैत, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं मिटा दूं क्या? यस सर। दो आरोप हमने देख लिया। पहला कि रोहिल्ला वॉर में आपने कुछ ज्यादा उसको पर्सनली ले लिया और आप लोगों ने वहां पे मर्सनरीज जैसे काम किया, आप लोगों ने वहां कत्लेआम मचाया, आपकी आर्मी ने वहां जाकर रोहिल्ला वॉर में बहुत ज्यादा गलत काम किया। दूसरा हमने देखा नंद कुमार को आपने फंसवाया और उसको सजाए मौत दिलवा दी। तीसरा आरोप ये था उस पे वॉरेन हेस्टिंग पे कि जो बनारस के राजा थे, राजा चैत सिंह, ये एक तरह से डिपेंडेंट स्टेट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इनसे 3 लाख रुपए हर साल लिया जाता था। 3 लाख रुपए अंग्रेज लेते थे, ये देते थे। वॉरेन हेस्टिंग जब आया तो उसने पर्सनली इनसे 2 लाख रुपए और मांगे थे। 3 लाख तो दे रहा है, 2 लाख रुपए और दो। 2-3 साल तो ये व्यक्ति ने दिया 2-2 लाख रुपए। बाद में मना करके, भाई हमारी इतनी औकात नहीं, हम आपको हर साल 5 लाख रुपए कहाँ दे, जबकि आप हमें रसीद तो 3 लाख की दे रहे हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो 3 लाख रुपए जा रहा है, 2 लाख रुपए तो तुम रख ले रहे हो। तो ये मना कर दिया। जब इसने मना कर दिया तो इसने बनारस में आर्मी घुसेड़ दी अपनी, यानी अपने कुछ सोल्जर्स को लेके बनारस भेज दिया और वहां पर राजा चैत सिंह के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। मतलब कहने को वो राजा था लेकिन उसके साथ ऐसा गुलाम जैसे, स्लेव जैसा बर्ताव किया, उसको बड़ा ह्यूमिलिएट किया, उसकी बड़ी बेइज्जती की। ये इन पे आरोप था कि इसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए राजा चैत सिंह के साथ जो करार था उसको तोड़ा। चौथा आरोप हम लोग ये देख लेते हैं कि ठीक है, सब यहाँ पे लिखा हुआ कि इन पे हैवी पेनल्टी लगा दी और इनसे बोला कि भैया तुम पैसे नहीं देते हो तो आम जाओ। तो 3 आरोप हम देख चुके हैं। अगला आरोप हम देख लेते हैं। अगला आरोप जो है वो अवध की बेगमों का आरोप है। इसमें क्या हुआ था भाई, अवध आप लोग जानते हैं कि 1765 से ही इलाहाबाद की संधि के साथ से ही वो अंग्रेजों का एलाई हो गया, अंग्रेजों का दोस्त हो गया। तो वहां का जो शाह आलम सेकंड था उसकी कई सारी रानियां थी, कई सारी उसकी बेगम थी। अब शाह आलम तो धीमे धीमे कमजोर हो गया और हम देख रहे हैं 1788 में उसकी आंखें तक निकाल ली गई। लेकिन उसकी जो पत्नियां हैं या उसकी जो माँ है वो एक तरह से राजकाज संभाल रही थी, मतलब सारा पैसा गहना सोना चांदी उन्हीं के पास था। तो इस ये जो वॉरेन हेस्टिंग ने शाह आलम के बेटे से बोला भाई पैसे ला, तो इसका बेटा जो था शाह आलम का, उसने बोला साहब वॉरेन हेस्टिंग सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, हमारे घर का पूरा खजाना ना हमारी मम्मी और हमारी दादी के पास है। मतलब शाह आलम सेकंड का बेटा कह रहा है कि भैया आप जो हमसे पैसे मांगते हो हम नहीं दे सकते हैं आपको, क्योंकि मेरे पास तो 1 रुपए नहीं है। जो भी पैसा है वो कहाँ है, मेरी मम्मी और मेरी दादी के पास है। ये कौन कह रहा था, शाह आलम सेकंड का बेटा। तो भैया अब इसने वॉरेन हेस्टिंग ने इन पे फोर्सफुली, शाह आलम सेकंड, अच्छा हाँ सॉरी, शाह आलम मुगल बादशाह था, सही है, अच्छा आपने रिमाइंड करा दिया। शाह आलम की आंखें निकाली गई थी और ये शुजाउद्दौला की मैं कहानी बता रहा हूँ। तो अवध का जो था वो शुजाउद्दौला था। तो शुजाउद्दौला तो 1765 के इलाहाबाद की संधि के साथ ही, ये मुस्लिम नाम है ना तो ये बड़ा एक ही जैसे हैं तो कभी कभी स्लिप हो जाता है, इसलिए अटेंटिव रहो, कभी मैं कुछ गलत बोल दूं तो बता दिया करूँ। तो अवध से पैसा मांगा। तो भैया अवध का जो बेटा है, शुजाउद्दौला का जो बेटा था, उसने बोला भाई मेरा पास पैसे नहीं, मेरी मम्मी मेरी दादी के पास पैसे हैं, उनसे मांग लो। तो वॉरेन हेस्टिंग ने, ये जो अवध की मोटे तौर पे कौन है, ये सब अवध की बेगम्स हैं, यानी अवध की रानियां हैं, चाहे उसकी माँ हो चाहे उसकी मम्मी हो, कहलाएंगे तो शाही रानियां ही ना। उनसे इसने जबरदस्ती फोर्सफुली किया कि भैया पैसे दो, और इस एवज में इसने कई बार टॉर्चर किया। टॉर्चर मतलब अपने सैनिक भेज दिया, उनको बड़ा ब्रूटली हैरेस किया, उनको डराया धमकाया कि तुमको गोली मार देंगे, तुमको हटा देंगे। ये इस पे सारे चार्जेस लगे थे और 1788 से ये चार्जेस लगना शुरू हुए थे और 1795 तक 7 साल तक ये व्यक्ति कोर्ट के चक्कर ही काटा ब्रिटेन में। अल्टीमेटली एक्विट हो गया, अल्टीमेटली ये बरी हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, ये वॉरेन हेस्टिंग इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि कह रहा था मेरी दौलत भी ले लो, मेरी शोहरत भी ले लो, मगर मुझको मेरी इज्जत बख्श दो। लेकिन इसकी इज्जत थू थू हो गई।
ये क्या सोच के गया था यहाँ से खूब पैसा कमा लिया है, अब जाऊंगा वहां मजे से रहूंगा, लेकिन हुआ उसका तो उल्टा। तो 7 साल तक इस पे इम्पीचमेंट चला, अल्टीमेटली वो बरी हो गया, सारे चार्जेस उस पर हट गए। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर क्या क्या चार्जेस थे। नंद कुमार का केस किसके कार्यकाल में हुआ था, या फिर रोहिल्ला वाला जो केस है वो किसके कार्यकाल में, पता होना चाहिए। तो ये हो गई वॉरेन हेस्टिंग का चैप्टर हो गया क्लोज। ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से भाग गया था, लेकिन इसके कार्यकाल में एक एक्ट आया था जिसको कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं, हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था 1781 वो भी पढ़ लिया है। अब हम तीसरे एक्ट की ओर जा रहे हैं जो कि पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। तो जब जब मैं एक्ट पढ़ाऊं तब तब आप इतिहास छोड़ के कहाँ कूद जाते हो, पॉलिटी में कूद जाते हो। तब तब आप इतिहास छोड़ के कहाँ चले जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया देखने लग जाते हो। तो वॉरेन हेस्टिंग को लेकर किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर ये राजा चेट का एक बार और फिर बता दीजिए। राजा चैत सिंह जो थे बनारस के राजा थे, और ये डिपेंडेंट स्टेट थे, मतलब ये अंग्रेजों के अधीन ही थे। अंग्रेज जिसको भी डिपेंडेंट बनाते थे, अपना आश्रित स्टेट बनाते थे, तो उससे पैसा लिया करते थे कि भाई तुम मेरे अंडर में हो, कुछ पैसा लाओ, इतना कमा रहे हो। तो हर साल 3 लाख रुपए की बात थी कि 3-3 लाख रुपए बनारस के राजा दिया करेंगे। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग था इससे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगता था कि भैया मेरा खर्चा भी तो है, मेरे घर में भी तो बच्चे हैं, 2 लाख रुपए हर साल एक्स्ट्रा दो। तो 3 साल तो ये देता है, ठीक है भाई, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मांग रहा है, देना चाहिए। लेकिन बाद में ये मना कर देता है, बोलता है साहब हर साल 5 लाख रुपए मैं नहीं दे पाऊंगा, जबकि बात 3 लाख रुपए की हुई थी। तो ये अ, उसके दिमाग पे लग जाती है, दिल पे लग जाती है उसको, और फिर वो अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस का यूज करके अपनी आर्मी भेजता है, छोटी सी आर्मी भेजता है, हरास करता है उसको, और अल्टीमेटली उसके साथ बुरा बर्ताव होता है, उससे 5 लाख रुपए लेके भी आता है। लेकिन ये सारी बात उस समय के जो वो थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर, जिसमें फिलिप फ्रांसिस भी था, वो सब ये सब चीज देख रहा था ना। तो फिलिप फ्रांसिस जब यहाँ से सब देख सुन के जाता है, तो वहां पे एडमंड बर्ग को लेकर पूरी लॉबिंग करता है कि आदमी यहाँ बहुत घूस कमाया, यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार किया इस आदमी ने, यहाँ पे राजा महाराजा किसी को नहीं छोड़ा, इसको छोड़ेंगे नहीं अपन। ठीक है, क्लियर हुई बात? जी सर। तो एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये सबने सही जवाब दिया। नंद कुमार का केस था, नंद कुमार की वजह से ये बदनाम हुए थे वॉरेन हेस्टिंग। और इस चीज को लेकर इतना बवाल हुआ कि भारतीय लोग बोले कि यार ये विदेशी कंपनी अपना कोर्ट खोल के हमारे फैसले लेगी। मतलब उस समय ब्राह्मण को आपने सजाए मौत दे दी, जबकि धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण कुछ भी करे उसके लिए ऐसा कोई वो नहीं था कि उसको सजाए मौत मिलेगी। क्योंकि ब्राह्मण को दूत माना जाता है कि ये ईश्वर का दूत है, ये ईश्वर की बातें हमको बताता है, ईश्वर तक हमको पहुंचाता है, हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाता है। और ब्राह्मण को आपने मार दिया। तो इतना ज्यादा बवाल मचा था कि ये आया था सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि हम यहाँ पे थोड़ा अच्छा अच्छा काम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के इस काम की वजह से ना सुप्रीम कोर्ट की बड़ी थूथू हो गई। यानी जनता में इतना आक्रोश हो गया कि एक तरफ एक वक्त लग गया था कि जनता कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को पकड़ पकड़ के भगा ना दे मार मार के, यार तुम हमारे घर के फैसलों में क्यों दखल दे रहे हो। इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई गई 1784 में, और कहा गया था कि भाई जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन शुरू करो यार, हिंदू को हिंदू के हिसाब से आदेश दो, मुस्लिम को मुस्लिम के हिसाब से उसका आदेश सुनाओ। ऐसा नहीं हो कि हम अगला कोई ब्लंडर कर दे, हम किसी मुस्लिम को ऐसी कोई सजा दे दे कि जो उसके धर्म में नहीं लिखी है, तो फिर वो लोग खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ, क्योंकि हमने हिंदुओं को तो नाराज कर ही लिया है। तो वॉरेन हेस्टिंग से जुड़ी हुई कोई डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम चले पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। क्लियर है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कोई इसको कर पाएगा।
मैंने तो मजाक में कहा था कि क्वेश्चन कठिन है, आप लोगों ने दिल पे ले लिया, कुछ लोगों ने गलत जवाब दे दिया इसका। क्वेश्चन कह रहा है हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव कैसे हो सकते हैं? ये पद बनता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, ये पद बना है और उस समय से ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाना शुरू हुआ है। तो वॉरेन हेस्टिंग होगा ना इसका सही जवाब। तो ए वाले कौन है? आर्या साहू। और ए कौन है इसमें? निकिता साहू, श्रद्धा सोनी, आकांक्षा सोलंकी। जल्दीबाजी मत करो, यूपीएससी में जल्दीबाजी में तो एक सवाल गलत होगा और दूसरा नेगेटिव मार्किंग से जो सही होगा उसके मार्क्स भी कट जाएंगे। जल्दी किस बात की है? आराम से सवाल पढ़ो। ये सवाल इतने आसान है, लेकिन मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कि ये सवाल में लोग गलती करते हैं और देखो गलती हो रही है। जब हम ज्यादा, क्योंकि हमारी आंखें कभी कभी, हमारे दिमाग में जो चलता है ना, हमारी आंखें वही पढ़ती हैं। तो हमारे दिमाग में चला कि गवर्नर पूछा गया अपन, लेकिन कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की का पहली चीज की पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? तो भैया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पिट, विलियम पिट द यंगर। उनका नाम था विलियम पिट द यंगर। तो विलियम पिट उनका नाम था और उनको द यंगर भी कहते थे, द जूनियर भी कहते थे। इसका मतलब इस नाम से कोई व्यक्ति वहां पे पहले पीएम बन चुका था। जैसे अभी हम लोग कहते हैं जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, क्योंकि जॉर्ज बुश 2 आए थे, पापा भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है, बेटा ही बन चुका है। ठीक है, तो अब बुश सीनियर बुश जूनियर कहते हैं। इस तरह यहाँ पे विलियम पिट जो था, पहली चीज तो इस नाम का एक व्यक्ति पीएम बन चुका था। दूसरा, ये दूसरा वाला था, इसकी उम्र भी कम थी, शायद 21-22 साल का व्यक्ति था। और मेरे ख्याल से ब्रिटेन के इतिहास में, शायद आज तक के इतिहास में, इससे कम उम्र में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। जिस उम्र में हम आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उस उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ब्रिटेन के, ये थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। और इनके नाम से एक्ट बन गया, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। आया है 1784 में, आया है 1784 में। यानी वॉरेन हेस्टिंग का जो टेन्योर है वो 1785 तक रहा है। इसका मतलब वॉरेन हेस्टिंग इस समय क्या था? ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसने क्या क्या चेंजेस किए? भाई चेंजेस ही करने आया था, कुछ नई चीज लाया, कुछ सुधार किया। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसमें से कुछ का सुधार किया गया था 1781 के सेटलमेंट एक्ट में, लेकिन सब तो नहीं सुधरे थे। तो बाकी जो कसर रह गई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट ने पूरी की है और कुछ नया चीज भी लाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एक्ट है ये, इसलिए कान खोलकर आंख खोल के सुनना इस चीज को। अभी तक हमने ये देखा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और इनकी संख्या थी 24। और 1773 के एक्ट में हमने इनके टेन्योर में थोड़ा बदलाव किया था कि भैया तुम्हारा टेन्योर 4 साल का हो गया, अब तुम दोबारा चुनाव नहीं लड़ोगे, ऐसा हमने देख लिया था। लेकिन हमने इनकी संख्याओं में कमी नहीं की थी। 24 तब से थे जब से कंपनी बनी है और अभी भी 24 थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों काम कर रहे थे, मतलब कमर्शियल काम भी कर रहे थे, ट्रेड वाला, और पॉलिटिकल काम भी कर रहे थे। मतलब ये मालिक थे भाई, आपको कहीं युद्ध करना है, कोई संधि करना है, कहीं व्यापार करना है, सब ये सीओडी ही कर रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर मतलब डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में एक नई संस्था का जन्म होता है। 1784 की एक्ट में एक नई संस्था का जन्म होता है और इस संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं अपन, है ना, जाना मत, मेरा छोटा बेबी आया था, ये चला गया। चलो कोई ब्रेक नहीं, ब्रेक कैंसिल। तो इस 1784 के एक्ट में एक नई संस्था का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, ये नई संस्था बनाई जा रही है 1784 के एक्ट में, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अभी तक ये संस्था है नहीं, तो कभी पूछा जाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जन्म किस एक्ट से है, आया है तो 1784 से। सीओडी कब से है? सीओडी जब से कंपनी बनी तब से है।
सीओडी की संख्या तब से ही 24 है, अभी भी 24 ही चल रही। नया एडमिशन हो रहा है एक नई संस्था का जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें मेंबर हैं 6 और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? क्राउन कर रहा है, यानी राज परिवार कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक प्राइवेट कंपनी थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसमें कुछ शर्तें जोड़ी गई, लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से इंडिपेंडेंट ही थी। उसी के लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, उसी के एम्प्लॉयज यहाँ काम कर रहे थे। बस थोड़ी बहुत शर्तें संसद से आती थी, लेकिन 1784 के एक्ट से हम ये देख रहे हैं डायरेक्ट क्राउन या डायरेक्ट ब्रिटेन का राज परिवार या डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद स्टेप इन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम काजों में दखल दे रही है। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने के लिए 2 संस्थाएं, सीओडी पहले से थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक और संस्था है इसका नाम है बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है या ड्वेल गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही है या द्वैत सरकार की शुरुआत हो रही है? ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है या ड्वेल गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही है या द्वैत शासन, शासन तो नहीं कहेंगे, द्वैत सरकार की शुरुआत हो रही है। अभी तक हमने द्वैत शासन सुना था, द्वैत शासन। द्वैत शासन जब भी बात आती थी तो हमारा दिमाग जाता था कि भैया लॉर्ड जो क्लाइव था उसने इलाहाबाद की संधि के बाद से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कराई थी और उसमें टैक्स लेने का अधिकार उनके पास था, बाकी निजामत का अधिकार वहां के नवाब के पास था, जो कि 1772 में स्क्रैप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। आदित्य जोशी क्या पूछना चाहते पूछिए। आदित्य जोशी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? लेकिन इस एक्ट की से हम 2 संस्थाओं देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके काम का बंटवारा हो गया है, एक नई संस्था बनाई गई है जो सीधे ब्रिटेन का क्राउन यानी ब्रिटेन का राजा यानी जिसके पास ताज है वो इसकी नियुक्ति कर रहा है। इसमें 6 मेंबर्स हैं और ये लोग क्या देखेंगे? बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे पॉलिटिकल मैटर्स, वो देखेंगे क्या? पॉलिटिकल मैटर्स। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या देखेगा? सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल मैटर। यानी सीओडी क्या देखेगी? कमर्शियल मैटर। और पॉलिटिकल मैटर कौन देखेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब अब काम का विभाजन हो गया है। सर पर ड्वेल मास्टरशिप तो पहले ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसके अंडर गवर्नमेंट जनरल वर्क कर रहा था। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन 1773 का एक्ट का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब जब काम पड़ेगा तब रेगुलेट किया करेंगे, हम अभी पूरी तरह स्टेप इन नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब काम पड़ेगा हम आपको रेगुलेट करेंगे। लेकिन 1784 के एक्ट से क्या हुआ? अब हम आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, अब हम आपको गवर्न करेंगे, अब हम आप पर शासन करेंगे, अब हम आपको डे टू डे फंक्शंस के बारे में बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुनना ही है, लेकिन कभी अगर आदेश वहां से आता है ब्रिटेन की संसद से तो उस आदेश को भी मानना था। लेकिन उसका मेन मालिक कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन वाली। लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ब्रिटेन की सरकार ने हमको बेल आउट किया है तो समय समय पे हम पे कुछ कह सकती है, हम मानेंगे। लेकिन वो परमानेंट नहीं था कि नहीं नहीं वहां से रोज का रोज कोई फैसला आएगा या हमें हमारे 2 मालिक है, हमें इधर भी यस सर सुबह करना है व्हाट्सएप में, इधर भी यस सर करना नहीं। परमानेंटली द्वैत शासन या ड्वेल गवर्नमेंट शुरू हो रही 1784 से। यानी ब्रिटेन की जो सरकार है यानी ब्रिटेन का जो संसद है उसने अपनी एक संस्था बनाई है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब वो कंट्रोल करेगी, अभी तक वो रेगुलेट कर रही थी, अब वो कंट्रोल करेगी और इसमें 6 मेंबर्स रहेंगे और ये 6 मेंबर्स की नियुक्ति ब्रिटेन के संसद से हो रही है। जब मैं ब्रिटेन की संसद कहूँ तो राज परिवार बाय डिफॉल्ट आता है क्योंकि राज परिवार ही साइन करता है, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद से होगी और यहाँ पे काम का बंटवारा हो गया है। 1773 के एक्ट में काम का बंटवारा नहीं था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए भी उत्तरदायी था। भाई किसी के साथ कोई संधि करनी है, युद्ध शुरू करना है तो भी वही तय कर रहा था, कहीं कोई टैक्स लगाना है तो भी वही कर रहा था।
लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल काम है, जो राजनीतिक काम है, किसी के साथ संधि करनी है, किसी के साथ युद्ध करना है ना, किसी से के साथ पैसे का लेन देन करना है कि भाई तुम्हें हम इतनी पेंशन बांधेंगे, ये काम अब गवर्नर जनरल करेगा। लेकिन किसके कहने पे करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कहने पे करेगा। और जो सिर्फ व्यापार का काम है, व्यवसाय वाला काम था, ट्रेडिंग वाला काम था, कमर्शियल काम था कि हम आपका कोई माल खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, वो काम के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार रहेंगे। मोटे तौर पे कहूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन मालिक है, जो वो प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो मेन मालिक हैं, उनको बोला गया आप सिर्फ, आप व्यापार थे ना, व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे ना, तो अब आप सिर्फ व्यापार करेंगे, व्यापार के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। व्यापार के अलावा जो कुछ भी काम करना होगा ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नर जनरल को बोल के करवा लिया करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखिए, कमर्शियल मैटर्स देखिए, आप सिर्फ वाणिज्यिक मैटर्स देखिए। इसके अलावा जो भी मसले हैं, उसके अलावा जो भी मसले हैं वो सिर्फ देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो व्यक्ति हैं वो सीधे कहाँ से चुन के आ रहे हैं? वो सीधे चुन के आ रहे हैं ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन के राज परिवार से। मतलब अगर कहीं युद्ध करना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहा है युद्ध करना है तो भाई गवर्नर जनरल करेगा। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहा है कि युद्ध नहीं करना है तो गवर्नर जनरल नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहा है कि भैया इसको पेंशन देनी है तभी गवर्नर जनरल पेंशन देगा, अगर कहेगा नहीं देना है तो नहीं देगा। लेकिन इसके पहले हमने क्या देखा था 1773 के एक्ट में कि गवर्नर जनरल युद्ध भी शुरू कर सकता है, युद्ध विराम की घोषणा भी कर सकता है, किसी भी तरह की संधि साइन कर सकता है। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल को अगर ये सब कुछ भी काम करने हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो रहा है कि भैया पॉलिटिकल काम देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा व्यापारिक काम यानी वाणिज्यिक काम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अभी तक एक ही संस्था थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जब से कंपनी बनी है तब से ये थे, तब से इनकी संख्या 24 थी। इनके टेन्योर में, इनके कार्यकाल में थोड़ा सा बदलाव 1773 में किया गया। लेकिन इसी के समकक्ष एक और संस्था बनाई गई, बोर्ड बनाया गया जिसमें 6 मेंबरान हैं। इनकी नियुक्ति क्राउन कर रहा है, इनकी नियुक्ति ब्रिटेन से हो रही है और इनका काम ये है वाणिज्यिक काम को छोड़ के, कमर्शियल काम को छोड़ के बाकी देश में जो भी काम होने हैं भाई। इसके बाद अभी हम देखेंगे मैसूर वॉर होने हैं, इसके बाद हम देखेंगे मराठा वॉर भी होने हैं, इसके बाद एंग्लो सिख वॉर होने हैं, एंग्लो अफगान वॉर होने हैं। तो ये सारे वॉर तो हुए, संधियां भी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कहने पे हुई। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सारे पॉलिटिकल मैटर्स, क्या नॉन कमर्शियल सारे मैटर्स, गैर वाणिज्यिक सारे काम कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब अगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो उसमें अगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो वो किसके कहने पे हुआ? अल्टीमेटली वो ब्रिटेन की सरकार के कहने पे हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार के नुमाइंदे हैं ये। अगर सेरिंगपट्टनम की संधि हुई तो किसके कहने पे हुई? इनडायरेक्टली ब्रिटेन के कहने पे हो रही है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन से कुछ नहीं कर रही है, ब्रिटेन करवा रही है, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने 6 मेंबर्स को बना के बैठाया है यहाँ पे, और वो तय कर रहा है किससे युद्ध करना है, कब करना है, कितनी संधि करना है। वो तय कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपया लो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। वो तय कर रहा है कि टीपू सुल्तान 1.5 करोड़ रुपए दे रहा है क्या? अभी 1.5 करोड़ रुपए के नहीं दे पा रहा है तो इसके दोनों बच्चे को रख लो। कौन तय कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तय कर रहे हैं। मोहर कौन लगा रहा है? गवर्नर जनरल लगा रहा है। लेकिन उसको डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से डायरेक्शन मिल रहा है। तो बीओसी संस्था का काम अलग है, सीओडी का काम अलग है। सीओडी कभी कंफ्यूजन हो तो ये सोचना कि यार कंपनी आई क्यों थी? व्यापार करने आई थी ना। और कंपनी के जो मेन मेंबर थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि निर्देश दे रहे थे। तो कभी भी कंफ्यूजन हो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम कर रहे थे, तो बिल्कुल तुरंत मन में रखना कि यार कंपनी व्यापार करने आई थी, तो व्यापार वाला सारा काम डायरेक्टर्स करेंगे। और कंट्रोल मतलब हम आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई एरिया बढ़ाना है, कम करना है, युद्ध करना है, संधि करना है, क्षतिपूर्ति लेना है, किसी को पेंशन बांधना है, ये सारी चीज कंट्रोल वाली बात है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल यहाँ पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये सारा काम कौन दिख रहा है? बीओसी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है सभी को? यस सर। अब अगर सवाल आ जाता है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? 2 सवाल अलग अलग है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? जब सिर्फ बंगाल स्पेसिफिक बोला जाएगा ना तो आप
आंख बंद करके क्लाइव को याद करना और वो निजामत दीवानी वाला याद करके टिक मारना। लेकिन जब बोला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बंगाल में नहीं है, मद्रास में है, बॉम्बे में है, सूरत में है, अवध के हिस्से में है, पंजाब वाले कुछ हिस्से में है। तो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे द्वैत शासन की बात जब भी आएगी तो दिमाग में याद रखना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी वाली बात आएगी। चीज वही है, दोहरा शासन, दो लोग शासन कर रहे हैं। तो वहां पे द्वैत शासन, बंगाल का द्वैत शासन, दीवानी राइट्स, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, और निजामत मतलब जो बंगाल का नवाब है वो वेलफेयर वाले काम करेगा। ये सिर्फ बंगाल तक सीमित था और 7 साल ही चला है। 1765 शुरू होता है, 1772 में जैसे वॉरेन हेस्टिंग आता है उसको खत्म कर देता है। लेकिन ये जो द्वैत शासन है जो अभी शुरू हो रहा है 1784 में, ये कब खत्म होगा? ये कब खत्म होगा? 1857 की क्रांति होगी, उसके बाद एक एक्ट आएगा जिसका नाम रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तब जाके ये द्वैत शासन खत्म होगा, क्योंकि तब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी। अब सीधे ब्रिटेन आ जाएगा, कूद जाएगा यहाँ पे और बोलेगा आप ना रहेगी कोई कंपनी नहीं है, अब सीधे ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा है। अभी यहाँ पे द्वैत शासन है क्योंकि यहाँ पे आधा रूल कौन कर रही है? प्राइवेट कंपनी, आधा काम प्राइवेट कंपनी को करना है, और कुछ मसलों में, कुछ सब्जेक्ट्स में काम ब्रिटेन की सरकार करवा रही है, इसलिए यहाँ पे एक संस्था बनवाई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है सभी को? सर हाँ पूछिए। सर जो आपने बंगाल में द्वैत शासन सर कब शुरू हुआ था सर? सर समझा दीजिए सर फिर से। ये जो मैंने लिखा है मिटा दूं क्या इसे? जी सर। द्वैत मतलब दोहरा शासन। जब ये बंगाल में शुरू हुआ तो क्या था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, तीनों सेनाओं को हरा दिया, बंगाल की सेना, अवध की सेना और मुगलों की सेना। समझा रहा हूँ मैं, सब समझाऊंगा मैं, आराम से पूरा समय देकर समझाऊंगा, कंफ्यूजन नहीं बचने दूंगा आपके दिमाग में। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद एक संधि होती 1765 में, 1 साल बाद, और इसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है, वो चला जाता है, उसको वापस बुलाया जाता है इलाहाबाद की संधि में। आता है इलाहाबाद की संधि जब होती है तो संधि से जो बंगाल वाला एरिया है वहां पे ये तय होता है, संधि में तो बहुत सारी बातें थी, इसमें ये तय होता है कि बंगाल में दीवानी मतलब दीवान जी, दीवान मतलब मुंशी जी, ऐसे याद। मुंशी क्या करता है? पैसा वाला काम करता है, ठीक है। तो दीवानी मतलब टैक्स, कर, कर वसूलने का काम कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, सारा टैक्स हम वसूलेंगे। लेकिन जो निजामत का काम था, मतलब वेलफेयर, निजामत मतलब निजाम से याद रखो, निजाम मतलब राजा एक तरह से, जो वेलफेयर का काम है, वेलफेयर वाला, भलाई वाला, वेलफेयर लिख देता हूँ, ये कौन करेगा? बंगाल का नवाब करेगा। मतलब पैसा किसी और के पास आ रहा है, सैलरी किसी और को मिल रही है, लेकिन वो खर्चा नहीं कर रहा है, और जिसके पास पगार नहीं आ रही उसको खर्चा करना है, घर का राशन गल्ला लाना है। ये था द्वैत शासन ऑफ बंगाल, और ये शुरू होता है 1765 में और 1772 तक चलता है। 1772 तक क्यों चलता है? वॉरेन हेस्टिंग 1772 में आता है, जब वो आता है तो उसने इसको बंद कर दिया। बंद करने का मतलब वॉरेन हेस्टिंग ने बोला ये जो लोग हैं ना नवाबी वाला, ये काम ही खत्म करो, ये नवाब वाला काम खत्म करो, ना रहेगा नवाब ना रहेगी निजामत, अब दोनों काम हम करेंगे, दीवानी भी हम ही करेंगे, निजामत भी हम करेंगे, जिसको सैलरी मिल रही है ना वही घर का गल्ला लाएगा, इसलिए खत्म हो गया। तो ये बंगाल का द्वैत शासन था जो क्लाइव ने शुरू किया, वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया। अब 1784 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ रूल कर रही थी, इसके काम का बंटवारा हो गया। ये एक्ट है, इसके काम का बंटवारा हो गया। भैया जो वाणिज्यिक काम है, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, धंधा वाला, कि भैया एक हाथ माल दे एक हाथ पैसा ले, ये काम तो कौन करेगा? सीओडी करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सीओडी कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखो, कोर्ट मतलब जज साहब कोर्ट नहीं है। ये हम हैं भारत में, हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी,
तो भाई उनकी लैंग्वेज में इसको कोर्ट कहा जाता है, वैसे इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। अब उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स असल में वो लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था, जैसे रामलाल, श्यामलाल, भाईलाल, ऐसे मान लो 24 लोग थे। और ये 24 लोग जो थे समय समय पे चेंज होते थे, लेकिन इन लोगों का पैसा लगा था इस कंपनी में, ये प्राइवेट कंपनी थी, इसमें इसका पैसा लगा था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 थी, जब से कंपनी बनी है 1599 से, तब से संख्या 24 है। समय समय पे नए लोग आते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग मालिक लोग थे। इनको बोला गया, इन सीओडी को बोला गया, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार वाला काम देखो, कि भैया तुमने कहीं से कपास खरीदा, कपास का पेमेंट करा दो, तुमने कहीं से गेहूं खरीदा, गेहूं का करा दो, तुमने कहीं से जूट खरीदा, जूट का पेमेंट करा दो, तुम्हें यहाँ पे तुमने मैनचेस्टर से, लंकाशायर से शर्ट बनवा के लाए हो ब्रिटेन से, यहाँ शर्ट बेचना है, बेचो, पैसा लो, लेकिन तुम सिर्फ क्या करो, कमर्शियल काम करो, वाणिज्यिक काम करो। हाँ, सीओडी मतलब शेयर होल्डर्स। जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ऐसा नहीं कि रिलायंस की जो कंपनी है उसका मालिक मुकेश अंबानी, नहीं, मुकेश अंबानी के पास मैक्सिमम शेयर है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी मुकेश अंबानी की है, उस कंपनी के लाखों मालिक है, जिन्होंने शेयर लिए सब मालिक है उसके, जिसने जितना पैसा लगा उस हिसाब से उसका शेयर है उसका। तो 24 मेन लोग थे, सीओडी थे, इनको बोला गया कि भैया अब आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल काम करिए। 1784 से इनके काम में बोला गया सिर्फ और सिर्फ वाणिज्यिक काम करिए। 1784 से पहले सीओडी हर एक काम कर रही थी, सीओडी हर काम कर रही थी यहाँ पे। और सीओडी का काम करने के लिए सीओडी अपने एम्प्लॉयज रखती थी यहाँ पे, और उसमें एक सबसे बड़ा एम्प्लॉय था जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये इनका एम्प्लॉय है, मालिक थे ये 24 लोग, लेकिन ये नौकर था इनका, इसको सैलरी मिलती थी तो, लेकिन सीओडी सब करते थे। सीओडी यहाँ पे व्यापार भी करवा रहे हैं, सीओडी फैसले भी ले रहे थे, सीओडी युद्ध भी करवा रहे थे, और अल्टीमेटली इसको ऑर्डर देते थे कि भैया वॉरेन हेस्टिंग दौड़ लगा दो, चले जाओ मैसूर से लड़ाई करना है, ठीक है साहब जा रहे हैं। क्योंकि ये कौन है, ये एक तरह से नौकर है, ठीक है। लेकिन हमने देखा 1784 में क्या हुआ, सीओडी का काम काट दिया गया, बोला भाई तुम और सिर्फ क्या करो, व्यापार वाले काम पे ध्यान दो। लेकिन व्यापार के अलावा ये यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे संधियां कर रहे हैं, ये यहाँ पे राजाओं को पेंशन बांध रहे हैं, ये यहाँ पे और भी 10 तरह की चीजें कर रहे हैं, सिर्फ व्यापार तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो गोली चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो उन्होंने बोला बाकी और काम, बाकी और काम मतलब मोटे तौर पे सारे पॉलिटिकल काम। पॉलिटिकल मतलब भाजपा कांग्रेस वाला मत समझो आज, पॉलिटिकल मतलब राजनीति, मतलब धंधा छोड़ के बाकी जो कुछ भी किया वो उनकी राजनीति है। इन्होंने सबको पॉलिटिकल टर्म में रखा, पॉलिटिकल टर्म में इनको रखा। तो बाकी धंधे के अलावा, व्यापार के अलावा जो कुछ भी काम करना है ना, उसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था बीओडी। ये एक नई संस्था का जन्म हो रहा है, बीओडी। और ये जो संस्था है इसमें 6 मेंबर्स हैं। इस संस्था की नियुक्ति कौन कर रहा, क्राउन मतलब ताज, ताज मतलब ब्रिटेन का राज परिवार या संसद जो कह लो। और ये 6 लोग जो हैं ये बाकी सारे काम देखेंगे। ये 6 लोग जीजी ऑफ बंगाल से बोलेंगे कि चलो यार मैसूर पे चढ़ाई कर दो, तो फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाएगा। ये बोलेंगे यार टीपू सुल्तान हार रहा है, चलो श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन करा लो, तो ये साइन हो जाएगी। ये कहेंगे अब श्रीरंगपट्टनम की संधि से टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपया ले लो, तो ये कहेंगे। क्योंकि ये कौन है, जीजी ऑफ बंगाल एज अ एम्प्लॉय है, सबसे बड़ा एम्प्लॉय, लेकिन है तो एम्प्लॉय ना। तो यहाँ पे 1784 के बाद क्या हुआ, सिर्फ ये जो प्राइवेट कंपनी के मालिक थे सीओडी, उनको बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे ध्यान दो, बाकी चीज हम देख लेंगे। क्योंकि ब्रिटेन की भी तो आंखें चौड़ी हो रही थी, बड़ी हो रही थी कि यार ये प्राइवेट कंपनी यहाँ पे जाके बड़ा बड़ा एरिया जीत रही है, बड़ा बड़ा इलाका कैप्चर कर रही है, बड़े बड़े राजाओं के साथ संधि कर रही है, तो हम क्यों इस प्राइवेट कंपनी को ही कमाने दें, क्यों ना हम ही आ जाए। भाई कल को रिलायंस जाए अफ्रीका किसी देश में, धीमे धीमे पूरे अफ्रीका के सारे देश उस देश की जमीन खरीद ले, तो कल को मोदी जी बोले मुकेश अंबानी हटो तुम यार, ये देश को हम ओवरटेक कर लेते, इसको हम ही कब्जा कर लेते। ऐसा ही हुआ, आई थी प्राइवेट कंपनी, धीमे धीमे इसने इतना ज्यादा यहाँ धूमधाम मचाई कि ब्रिटेन ने सोचा अच्छा मौका है यार, धीमे धीमे हम स्टेप इन करते हैं, इनको बोले तुम व्यापार करो, बाकी चीज हम देख लेंगे। और 1784 से ब्रिटेन डायरेक्टली इंडल्ज हो गया भारत के मैटर्स में, डायरेक्टली इंडल्ज हो गया, परमानेंटली इंडल्ज हो गया, परमानेंटली यहाँ पे घुस गया वो कि नहीं अब हम भारत पे। और यहाँ पे इस एक्ट में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो इलाके जीते हैं, जो जो इलाके इसके पास हैं, अभी तक वो इलाके किसके थे, प्राइवेट कंपनी के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन इस एक्ट में कहा गया जो जो इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते हैं वो इलाके अब क्या कहलाए जाएंगे, वो इलाके कहलाए जाएंगे अब ब्रिटिश पोजेशन। वो जमीन कहलाई जाएगी ब्रिटिश पोजेशन, मतलब वो जमीन कहलाई जाएगी कि ये भूमि ब्रिटेन के अधीन है, ब्रिटेन की भूमि कहलाई जाएगी। अभी तक क्या था,
जो भी एरिया कैप्चर कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया था। लेकिन अब इन लोगों ने इस एक्ट से बोला नहीं नहीं, ये प्राइवेट कंपनी थी ना, हमारे देश की कंपनी, इसने जो भी एरिया कब्जाया है, जो जो एरिया इसके पास है, बहुत बड़ा यार एरिया इनके पास था, वो सारे एरिया अब कहलाए जाएंगे ब्रिटिश पोजेशन। इसका मतलब उस एरिया में उगने वाला हर एक चीज, मिलने वाला हर एक खनिज किसका है? ब्रिटेन का है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़ी जा रही है। उनको बोला तुम सिर्फ और सिर्फ व्यापार करो, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 सालों में जितना यहाँ पे कमाया, जितनी जमीन यहाँ बनाई, जितने सारे रिसोर्सेज यहाँ बनाए, सीधे एक झटके में ब्रिटेन की सरकार ने बोला ये सब हमारा। नाउ दे आर टर्म्ड एज अ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। भारत के ये सारी भूमि अब ब्रिटिश की अधीन है, ब्रिटेन के अधीन है। क्लियर हो रही बात? और भविष्य में जो भूमि मिलेगी वो भी हमारे अधीन होगी, क्योंकि हमने तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नाम की संस्था बनाई है, और नॉन कमर्शियल सारे मैटर्स ये तय करेगी, ये डिसाइड करेगी। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? Yes, sir. तो जितना आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये 3 चीज लिखी है कि विलियम पिट द जूनियर के नाम से इसका नाम रखा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ है, अपॉइंटमेंट बाय क्राउन है, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम कमर्शियल फंक्शंस को देखना है। ये जो स्क्रीन अभी आपको शेयर हो रही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? और जो मैंने इसमें लिखा है No, sir. इरेज कर दूं इसको मैं? जी सर। तो यहाँ पे देखो, अगली लाइन क्या बोलती? पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इसने भारत में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत कर दी। क्लियर है डुअल गवर्नमेंट कैसे हो गई? भैया वाणिज्यिक काम तुम देखो, डायरेक्टर्स देख लो, और बाकी जो गैर वाणिज्यिक काम है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, वो हम देखेंगे। अगली लाइन लिखा है कि इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में एक तरह से अंतर कर दिया। हाँ भाई, कमर्शियल अफेयर्स कौन देख रहे हैं? सीओडी लोग देख रहे हैं, यानी 24 जो लोग हैं, और पॉलिटिकल कौन देख रहा है? बीओसी देख रहे हैं, जो 6 लोग हैं। देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो तो है, बेचारा, वो तो रहेगा ही, वो तो नौकर आदमी है। वो सीओडी की भी बात सुनेगा, सीओडी बोलेगा यार यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कुछ टैक्स वाला काम देख लो, तो भाई टैक्स वाला आदेश निकाल देगा सीओडी कहने पे। फिर बीओसी बोलेगी यार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चलो लड़ाई शुरू कर दो यार मैसूर से, लड़ाई भी शुरू कर देगा। ये दोनों की सुन रहा है। यहाँ से इसके परमानेंट 2 मालिक हो गए, स्थायी 2 मालिक हो गए। अगर कभी सवाल आता है कि ईस्ट इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के स्थायी 2 मालिक किस एक्ट से हो रहे हैं? 2 मालिक मतलब एक मालिक तो इसकी खुद की कंपनी है सीओडी वाली, और एक तो ब्रिटेन का राज परिवार या ब्रिटेन की संसद, तो परमानेंट यहां से हुए। लेकिन कभी सवाल आता है कि किस एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 2 मास्टर को सर्व करना शुरू कर दिया? किस एक्ट से गवर्नर जनरल बंगाल के 2 मास्टर शुरू हो गए? तब आप 1773 में टिक मारेंगे, क्योंकि 1773 से शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो अस्थायी थी, और यहाँ तो परमानेंट ही हो गई। यहाँ तो बीओसी आके बैठ ही गया 6 लोग। ठीक है, हाँ पूछिए आदित्य। आदित्य पूछना है आपको कुछ? तुम्हारा आ जाता है आदित्य जोशी रेज्ड हैंड, और आप कहते नहीं कुछ, क्योंकि सर जो बाद में वॉर इंडेमनिटी आएगी वो किसके अंडर में आएगी? बीओसी के अंडर में आएगी। वो पैसा कौन ले जाएगा? ब्रिटेन की सरकार लेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ नहीं मिलना। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अब यहाँ पे लड़ाई करे, अपनी जान दे। अब मक्खन मलाई कौन खा रहा है? ब्रिटेन खा रहा है बैठ के। 10 लाख रुपए देके, 10 लाख पाउंड देके इसको बचाया। उसके बाद तो सोचो 10 लाख पाउंड देके बचाया, कब बचाया? 1773 में ही बचाया था ना। और 1792 में 3 करोड़ रुपए मांग लिया, 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान से। तो कितना अच्छा रिटर्न है इनका, 10 लाख दे के 3 करोड़ 10 करोड़ मिलेंगे। तो एआईसी वही कमा रही है जो सिर्फ, हाँ सिर्फ, बहुत सही, एआईसी के पास अब कोई कमाई नहीं बची, सिर्फ ट्रेड वाला है। मतलब एआईसी को बिल्कुल जकड़ दिया इन लोगों ने कि तुम लोगों ने बहुत अत्त मचा ली, तुम लोगों ने बहुत कमा लिया, अब तुमको कंट्रोल कर देंगे। नाम ही है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब कंट्रोल में रखेंगे तुमको। अब मतलब
1784 की बात किसी से कहा जाता कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में पोस्टिंग निकली, जाओगे, तो लोग मना कर देते, नहीं भैया आप पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, अब कमाई वही खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बीओसी जो है ये करप्ट नहीं थे। तो भाई अब दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लो सीओडी के अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनकी कमाई कम है, लेकिन बीओसी के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो अच्छा छाप रहे हैं। खैर, लेकिन दो तरह के मास्टर होगा। और यहाँ पे लिखा है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरी अभी तक जो भी एक्वायर किया, जो भी एरिया एक्वायर किया, उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मतलब ये जो भूमि है भारत में, ये किसके अधीन है, ब्रिटेन के अधीन है, ब्रिटेन की भूमि है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ब्रिटिश इंडिया एक्ट अभी बाकी है, उसमें और बातें हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि समय भी हो रहा है क्लास। और आराम से देख के भैया जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सबने सही जवाब दिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, अब आप लोगों ने देखा था कि भैया गले में घंटी तो बन गई थी 1773 के एक्ट में। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको बोला भाई तेरे तेरे साथ 4 लोग और बैठेंगे जो तेरी काउंसिल में रहेंगे, और जो भी काम करोगे बहुमत से करोगे। तो कई बार ऐसा होता था गवर्नर जनरल की बात मानी नहीं जाती थी। मतलब काहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यार मेरी बात ही नहीं मानती, ये 4 में से 3 लोग अगर एक साइड हो गए तो हमारा काम ही नहीं होता। तो इस सब को देखते हुए ये बोला गया, जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है ना, उसकी संख्या पहले कितनी थी, 4। 4 कब थी, 1773 में 4 थी ना। इस संख्या को कम कर दिया गया, 1784 में उसकी काउंसिल में 3 लोगों को कर दिया गया, 3 लोगों को। 1784 में उसकी काउंसिल में 3 लोगों को कर दिया गया, संख्या कम कर दी गई, क्योंकि 3 + 1 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1, मतलब कितने हुए, 4। और 4 का बहुमत कितना होता है, 3। तो गवर्नर जनरल 2 लोगों को तो अपने पक्ष में कर ही सकता था भाई। पहले 3 लोगों को पक्ष में करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब 2 लोगों को करना पक्ष में आसान है। तो उसकी संख्या कम कर दी गई कि ठीक है, गवर्नर जनरल को बड़ा आराम रहे। और दूसरा, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। वीटो मतलब अगर मान लो कोई ऐसा फैसला है, कोई ऐसा कानून है जो गवर्नर जनरल चाहता है कि इसको होना ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद है ये कानून। पहले क्या था, उसके पास वीटो पावर नहीं थी। अगर ये काउंसिल के मेंबर चाह रहे थे ये काम होना है तो होना है, लेकिन 1784 के एक्ट में उसको वीटो पावर दे दी गई। अगर कोई ऐसी बात है जो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आ रही है, तो भले सब एक तरफ हो जाए तब भी वो वीटो कर सकता है। वीटो मतलब होता है नो। नो को वीटो कहते हैं, नो बोलने को वीटो कहते हैं। तो इसको वीटो पावर भी दी गई। दूसरा, जो इसकी संख्या है उसको कम करके 3 कर दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं 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 नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप समझो। 1773 में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत नहीं होती, रेगुलेशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब इंटरव्यू में आपको कोई फंसा ले कि नहीं नहीं 1773 से भी तो शुरुआत मानी जाए, तब आप बोलेंगे सर शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन वो परमानेंट शुरुआत नहीं थी 73 वाली। उसमें समय समय पे कुछ गाइडलाइंस आती थी, रेगुलेशंस आता था। लेकिन परमानेंट हुआ 1784 से, कि यहाँ पे बाध्यकारी हो गया इनको बात मानना कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेगा तो बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बीओसी का गठन हो रहा है। अब ये आखिरी सवाल अटेम्प्ट करो। और पिट्स इंडिया एक्ट अभी बाकी है, कल इसको करेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल भी देखेंगे। इसको अटेम्प्ट करो, अच्छे से पढ़ो और करो। बढ़िया बढ़िया।
सबने सही जवाब दिया। अगर इसी सवाल में आज एक्ट 1784 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें कितने मेंबर आने, तब आप क्या लिखोगे? बढ़िया, 17, बढ़िया, ये ध्यान रखना 1784 में मेंबर की संख्या कम हो गई, 3 हो गई, लेकिन 73 में जब आए थे तब 4 ही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन। चलो बढ़िया, अब क्वेश्चन मिलना शुरू हो गए आपको टेस्ट के। और ये जो मैंने आज पढ़ाया ये आपको पीडीएफ शेयर हो गया है ना? कल मैंने शेयर करवा दी थी। Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू।